हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे मानवीय गलतियों के कारण घटित आपदाएं और नाभिकीय, जैविक और रासायनिक। ये अध्याय नंबर 11 है और क्लास तो आप जान ही रहे हैं कि 9 है। ज्योग्राफी क्लास का यह आपका 11वां अध्याय है। बस एक अध्याय और बचे हैं, उसके बाद समाप्त हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा है। और एक बात और हम यहाँ पर बोल दें कि जनसंख्या था, एक अध्याय जो था वो जनसंख्या वाला था, छठा अध्याय, उसको हमने नहीं स्किप कर दिया है। उसमें 2001 का पूरा डाटा है, उसको हम पूरा पढ़ाएंगे, लेकिन 2011 का डाटा देंगे, लेकिन इसलिए उसको स्किप अभी किए हैं। लेकिन उसको हम ये समाप्त होगा तब क्लास 6 का अध्याय जो 6 है उसका हम करवा देंगे जनसंख्या वाला। उसमें 2001 का सारा का सारा डाटा 2001 का है और 2011 का डाटा आपको काम करेगा। और 2001 का भी करता है, कभी कभी पूछ देता है, सरकार का कोई ठीक नहीं है वो, उसमें भी बिहार सरकार का। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, उसको हम करवा देंगे 2011 को ऐड करके। लिखा गया है कि आपदा वह त्रासदी है जो न सिर्फ मानव समुदाय वरन जैविक समूहों के लिए भी अचानक तथा अप्रत्याशित रूप से एक ऐसी संकट की स्थिति उत्पन्न करती है जब जान माल की भारी क्षति हो जाती है। आपदा कई प्रकार के होते हैं। सामान्य तौर पर आपदाओं को दो वर्गों में रखा जाता है, एक प्राकृतिक आपदा, एक मानवीय गलतियों के कारण घटित आपदाएं। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत वे दुर्घटनाएं शामिल हैं जिसकी उत्पत्ति प्राकृतिक कारणों से जुड़ी है, जैसे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट, अति ओलावृष्टि, अप्रत्याशित हिमपात, भूस्खलन जैसी घटनाएं लगातार प्रभावित क्षेत्रों में मानव तथा पशुओं के लिए अप्रत्याशित संकट उत्पन्न होती है। इन आपदाओं के कारण परिणाम और इसके प्रबंधन का अध्ययन अगली कक्षा 10th में हम करेंगे, किया जाएगा। अगला है कि वर्तमान कक्षा में मानवीय गलतियों के कारण घटित आपदाओं के कारण परिणाम और प्रबंधन का अध्ययन किया जाएगा। औद्योगिक प्रतिस्पर्धा में मनुष्य ने सफलता की नई ऊंचाइयों को हासिल किया है। चांद तक छलांग लगाना और मंगल पर पांव रखने की तैयारी, भारत की महत्वाकांक्षी चंद्रयान योजना तथा मिसाइल और आणविक हथियारों के विकास ने मनुष्य को एक ऐसे चौराहे पर खड़ा कर दिया है जहां विकास की यह गति जब तक त्रासदी को भी जन्म देती है। और यही त्रासदी मानवीय भूल से उत्पन्न आपदा है। मानवीय भूल से घटित आपदाओं में नाभिकीय, रासायनिक और जैविक आपदाएं सबसे प्रमुख हैं। इन तीनों ही आपदाओं के कारण वृहत स्तर पर न सिर्फ मानवीय समूह का वरन आसपास के वन्य जीवों का भी विनाश हो जाता है या फिर उनके जीवन में अंग भंग हो जाने के कारण अस्थायी त्रासदी आ जाती है। प्राकृतिक आपदाओं पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं हो सकता। अनादि काल से ईश्वर की एक कुदृष्टि कहा गया है, अनादिकाल से। लेकिन हिरोशिमा पर बम विस्फोट और भोपाल गैस त्रासदी होता है, रिसाव जैसी घटनाओं को ईश्वर की कुदृष्टि कहकर हम अपनी गलतियों को नहीं बच सकते। इससे तकनीकी विकास का उद्देश्य जन कल्याण, गरीबी निवारण तथा सभी को सुख तथा शांति से जीने का अवसर प्रदान करना था। लेकिन इन उद्देश्यों की आड़ में वैज्ञानिक ज्ञान का दूषित उपयोग मानवीय कारणों से घटने वाली आपदाओं में लगातार वृद्धि करता जा रहा है। अगर इन आपदाओं पर समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तब प्राकृतिक आपदाओं के कारण मरने वालों की संख्या से कहीं अधिक मौत मानवीय गलतियों से होने वाली आपदाओं के कारण होगी। यहाँ पर पहला देखिएगा न्यूक्लियर डिजास्टर, तो ये नाभिकीय आपदा है। तो
नाभिकीय ऊर्जा का विकास विज्ञान की विशिष्ट उपलब्धियों में से एक है। इसके अंतर्गत यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे खनिजों को परिष्कृत कर रिएक्टर के माध्यम से नाभिकीय विखंडन कराया जाता है। कैसे करते हैं? तो इसके अंतर्गत यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे खनिजों को परिष्कृत करके रिएक्टर के माध्यम नाभिकीय विखंडन कराया जाता है, जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है और यह ऊर्जा आर्थिक सामाजिक विकास की नई गति दे सकता है। लेकिन जब इसका उपयोग परमाणु हथियार बनाने में होता है, तब यही ऊर्जा आपदा का कारण बन जाता है। वर्तमान समय में अनेक देशों ने परमाणु अस्त्र का निर्माण कर लिया है। भारत भी उनमें से एक है। राजस्थान मरुस्थल में प्रायोगिक तौर पर परमाणु अस्त्रों के विस्फोट के द्वारा भारत ने अपनी अभूतपूर्व सामरिक क्षमता का परिचय दिया। ये देख सकते हैं, नाभिकीय रिएक्टर परमाणु ऊर्जा का उत्पादन केंद्र ये है। भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान ने भी परमाणु अस्त्रों का निर्माण और विस्फोट कर अपनी सामरिक क्षमता का परिचय दिया है। परमाणु बम का सर्वप्रथम विस्फोट 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में जापान के 2 नगरों पर परमाणु बम गिराया गया। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, कौन परमाणु बम गिराता है? संयुक्त राज्य अमेरिका गिराता है। कहाँ गिराता है? तो जापान में। और कब कब गिराता है ये भी याद रखेंगे। बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। देखिए, सर्वप्रथम 6 अगस्त 1945 में हवाई हमले के द्वारा हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी में, ये याद रखना है। ये बहुत नागासाकी में 9 अगस्त को 1945 को, हिरोशिमा में 6 अगस्त जो है 1945 को बम गिराए गए, जिससे लाखों लोगों की मृत्यु हुई। आलीशान भवनों और औद्योगिक इकाइयों के ये नगर कब्रिस्तान में तब्दील हो गए। 1 लाख से भी अधिक लोग घायल अपंग हुए, जिन्हें परमाणु किरणों के प्रभाव से कैंसर, चर्म रोग जैसी बीमारियां हुई। बचे हुए लोग अपने ही लोगों से बिछड़ गए, जिससे मनोरोग की समस्या उत्पन्न हुई। परमाणु बम के हमले ने जापान को हिला दिया और इस अमानवीय कृत्य के सामने वह नतमस्तक हो गया। परमाणु बमों के विस्फोट के साथ अमेरिका विजयी मानव सभ्यता के लिए एक त्रासदी थी। ये देख सकते हैं, विस्फोट का चित्र है। नाभिकीय विस्फोट मानवीय विनाश का एक प्रमुख कारक। यद्यपि इस त्रासदी के बाद अब तक किसी भी युद्ध में परमाणु अस्त्रों का उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है। कई परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने वाले केंद्रों पर मानवीय भूल दुर्घटना का गवाह बन चुका है। 1986 में तत्कालिक सोवियत संघ के चेर्नोबिल नगर में मानवीय भूल के कारण एक रिएक्टर से रेडियोधर्मिता के कारण सैकड़ों लोगों की जान गई और इसका प्रतिकूल प्रभाव इसके आसपास के वातावरण पर वर्षों तक रहा। 1993 में भारत के नरोरा केंद्र पर भी भयंकर दुर्घटना होते होते बची। परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने वाले सभी केंद्रों पर स्वतः रेडिएशन की प्रक्रिया कार्य करती है, अतः वहां कार्य करने वाले वैज्ञानिकों तथा श्रमिकों को रेडिएशन प्रतिरोधी एंटी रेडिएशन जैकेट का प्रयोग करना होता है। भारत जैसे औपबंधिक श्रमिकों को ना तो रेडिएशन से बचने की कोई जानकारी दी जाती है और ना ही उनको विशेष प्रकार का जैकेट उपलब्ध कराए जाते हैं। भारत में तारापुर महाराष्ट्र कहाँ है? महाराष्ट्र में तारापुर कहाँ? महाराष्ट्र में आणविक ऊर्जा केंद्र में इस प्रकार की अनभिज्ञता की रिपोर्टिंग कई बार की गई है। लगभग यही स्थिति कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र चेन्नई की भी है। परमाणु ऊर्जा के उपयोग के बाद परमाणु कचरे न्यूक्लियर वेस्ट जो होता है का सही ढंग से निष्पादन नहीं होने पर पुनः कुछ अंतराल के बाद रेडिएशन की प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है। अतः परमाणु कचरे के निष्पादन के लिए आवश्यक है कि उसका संग्रह विशेष रूप से निर्मित संग्रह गृह स्टोर हाउस में किया जाए तथा अत्यधिक गहराई पर डंप कर दिया जाए। मानवीय
और जो है अधिवास के क्षेत्रों से दूर अधिक गहराई पर डंपिंग की जा सकती है, लेकिन इस प्रकार की सूचनाएं मिलती हैं कि परमाणु ऊर्जा संपन्न देश इसके कचरे को या तो गरीब देशों के बंजर भूमि में डंप कर रहे हैं, फिर समुद्र में फेंक देते हैं। इस प्रकार की सूचनाएं भी हैं कि रूस और अमेरिका जैसे देश परमाणु ऊर्जा चालित नौसैनिक सबमरीन पोतों के परमाणु रॉक को ऊर्जा समाप्त होने के बाद समुद्र में फेंक देते हैं। प्रबंधन की आवश्यकता एवं कार्य, ये जो हैं देख रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय रेडियोधर्मी प्रतीक है। परमाणु ऊर्जा का उपयोग सदैव विनाशकारी नहीं है। यही कारण है कि भारत ने अमेरिका के साथ इसी वर्ष परमाणु ऊर्जा संधि की। विश्व की करीब 20 परमाणु ऊर्जा तकनीकी संपन्न देशों ने भारत को इस ऊर्जा उत्पादन हेतु संवर्धित यूरेनियम देने का आश्वासन दिया। इस संदर्भ में भारत ने स्पष्ट किया कि भारत द्वारा इस ऊर्जा का उत्पादन परमाणु बम के लिए नहीं वरन विकास हेतु विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाएगा। अतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यक है कि सभी देश परमाणु अप्रसार की नीति से सहमत हो, अर्थात परमाणु बम न बनाने का निर्णय इस तकनीक को उपयोगी तथा विकास का दूत बना सकता है। वस्तुतः जापान पर परमाणु विस्फोट के बाद ही त्रासदी से बचने के लिए विवेकशील लोगों ने एकजुटता का परिचय प्रारंभ कर दिया था। इसी एकजुटता का परिणाम था कि एक ही वर्ष बाद अर्थात 1946 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा रेडियोधर्मी आपदा से बचाव के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक विकसित किया गया, जो ऐसे संकट में सामूहिक एकता का प्रतीक है। वस्तुतः परमाणु बम न बनाने का समझौता ही पर्याप्त नहीं है। परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने वाले केंद्रों द्वारा भी रेडिएशन के कुप्रभाव को रोकना आवश्यक है। संयंत्रों की खराबी और मानवीय भूल से बिना बम विस्फोट से भी लाखों लोगों की जान जा सकती है। अतः इन केंद्रों की स्थापना सघन बस्तियों से दूर की जा सकती है। भारत में कैगा परमाणु केंद्र इसका उदाहरण है। इसी प्रकार रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में भी परमाणु केंद्र सुदूर क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं। ऐसे केंद्रों पर कार्य करने वाले लोगों की निश्चित अंतराल पर स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक है। कार्य करने वाले लोगों को रेडिएशन प्रतिरोधी जैकेट का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इतना ही नहीं, आसपास तथा शहर में रहने वाले लोगों को भी दुर्घटना की स्थिति में इससे बचाव की पर्याप्त जानकारी देनी चाहिए। किसी भी त्रासदी की स्थिति में संभावित प्रभावित क्षेत्र के लोगों को आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सूचना के माध्यम से सूचित करना चाहिए। बचाव की सूचना भी समय समय पर दी जानी चाहिए। सामुदायिक स्तर पर यह बताना आवश्यक है कि दुर्घटना की स्थिति में क्या करें और क्या ना करें। इसकी पर्याप्त सूचना दी जानी चाहिए कि दुर्घटना की जानकारी मिलते ही रेडिएशन प्रतिरोधी जैकेट तथा मास्क पहने और खुले भोजनालय का प्रयोग ना करें। ये देख सकते हैं रेडिएशन प्रतिरोधी जैकेट है, मास्क का बचाव का तरीका बताते हुए। अगला है कि ना करें, आग जलाने का कार्य ना करें इत्यादि। लोगों को तत्काल राहत सामग्री भी पहुंचाई जाए। ऐसे भोजन के जैकेट का वितरण भोजन के पैकेट का वितरण किया जाना चाहिए जिसमें रेडिएशन का प्रभाव न हो। स्कूल में बच्चों को तथा स्वयंसेवी संस्था के द्वारा समय समय पर बचाव और सुरक्षा की जानकारी दी जानी चाहिए। आसपास के लोगों में जागरूकता को विकसित करना आवश्यक है। इन क्षेत्रों में तहखाने का पर्याप्त निर्माण किया जाना चाहिए और लोगों को चेतावनी मिलते ही इसके अंदर चले जाने का निर्देश पूर्व से ही रहना चाहिए। निश्चित गहराई के बाद रेडिएशन का प्रभाव क्या होता है, कम हो जाता है।
बच्चों क्या जानते हो विश्व में परमाणु जो है पहला परमाणु विस्फोट कहाँ हुआ? तो हमने बता दिया नागासाकी हिरोशिमा पे हुआ। हिरोशिमा नागासाकी ये दोनों 6 और 9 अगस्त 1945 को। भारत द्वारा जमीन के अंदर परमाणु जो है विस्फोट कहाँ किया गया था? राजस्थान में। और तीसरा है कि भारत में पहली बार परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? पोखरण में। और यह नहीं जानते हैं तो अपने शिक्षक हम तो बता दिए। चलिए अगला देखेंगे कि 3 क्वेश्चन है। यह है कि परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? तो केगा में है। और हिरोशिमा किस देश में है? जापान में है। और परमाणु विस्फोट से बचने के लिए सर्वप्रथम जो है प्रतीक चिन्ह विकास किसने किया? तो कैम्ब्रिज कैलिफोर्निया, और जो है कैम्ब्रिज ने किया था। कैम्ब्रिज देख लेते हैं 1 मिनट। तो कैलिफोर्निया ने इसका किया था। कैलिफोर्निया यहाँ पर आंसर आप बता सकते हैं। यहाँ पर लिखा भी गया है, कहाँ पर है भाई साहब? ये है 1946 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। तो ये हो गया। चलिए आगे चलेंगे। अब है दूसरा रासायनिक आपदा। रासायनिक आपदा के केमिकल डिजास्टर को बढ़ेंगे हम। देखिए इसमें लिखा गया है कि औद्योगिक विकास की उपलब्धियों के साथ कई प्रकार की समस्याएं भी प्रारंभ हुई हैं। औद्योगिक उत्पाद से जुड़ी समस्याओं में रासायनिक पदार्थों के उत्पाद से जुड़ी समस्याओं ने कई क्षेत्रों में आपदा का रूप ले लिया है। इस आपदा को 3 प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। पहला कौन है? विषैले रासायनिक उत्पाद, मतलब टॉक्सिक केमिकल प्रोडक्ट्स और से उत्पन्न छिपी हुई आपदाएं, हिडन हैजार्ड्स, और जो है रासायनिक युद्ध सामग्री के उपयोग से उत्पन्न आपदाएं, केमिकल वेलफेयर हैजार्ड्स। और तीसरा है कि रासायनिक रासायनिक औद्योगिक इकाइयों में रिसाव और कचरे से उत्पन्न आपदाएं, केमिकल मटेरियल सीपेज एंड जो है पॉल्यूटेंट वेस्ट हैजार्ड्स। ये सारे जो हैं आपको 3 प्रकार के हैं। कौन कौन हैं? तो विषैले रासायनिक विषैले रासायनिक उत्पाद, रासायनिक युद्ध सामग्री के उपयोग, और तीसरा है कि रासायनिक औद्योगिक। ये सारे उससे जो इकाइयों से रिसाव जो होता है, जो कचरा उत्पन्न होता है, ये अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहला है कि विषैले रासायनिक उत्पाद से उत्पन्न छिपी हुई आपदाएं। तो यह आपदा शीघ्र अनुभव नहीं की जाती है। इसका शाब्दिक प्रभाव कृषि उत्पाद पर देखने को मिलता है। रासायनिक खाद और कीटनाशक के प्रयोग से न सिर्फ मृदा के सूक्ष्म जीवों का विनाश होता है, वरन उत्पाद विषैली हो जाती है और इसके लगातार उपयोग से कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, जो जानलेवा साबित होती है। कभी कभी कीटनाशक के प्रयोग से खेत और तालाब का जल जहरीला हो जाता है और पालतू पशु और यहाँ तक कि मनुष्य भी इसके शिकार हो जाते हैं। हरित क्रांति से जुड़ी यह आपदा भारतीय ग्रामीण समाज के लिए एक बड़ी चुनौती है। महानगरों की अप्रत्यक्ष आपदा मुख्यतः परिवहन क्षेत्र में जीवाश्म ऊर्जा के उपयोग से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के प्रतिकूल प्रभाव से जुड़ी हुई है। इसका जानलेवा असर श्वसन नली, त्वचा, आँख और अन्य संवेदनशील अंगों पर पड़ता है। ऑक्सीजन की कमी से जो है जानलेवा घुटन की समस्या होती है। इस आपदा के लिए भी एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह विकसित किया गया है। अम्लीय वर्षा भी अप्रत्यक्ष आपदा है। दामोदर घाटी प्रदेश में यह एक गंभीर समस्या है। इससे वनस्पति, मृदा और जल में अम्ल की मात्रा में भारी वृद्धि होती है। अम्ला जो है यहाँ पर देख सकते हैं एक आपदा के प्रतीक है। विषैले आपदा के रासायनिक प्रतीक के रूप में आपदा का प्रतीक विषैले रासायनिक रूप में ये देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर देखेंगे जो अम्लीय वर्षा का मूल कारण औद्योगिक उत्सर्जन के कारण वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है।
सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड के प्रभाव से होता है। अम्लीय वर्षा किसके किसके कारण होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जो है ऑक्साइड के प्रभाव से अम्लीय वर्षा होता है। ये ऊपर में चित्र भी देख सकते हैं आप, जो SO2 और H2SO4 NO2 और से क्या बन गया? HNSO3। तो शुष्क निक्षेपण ठोस एवं गैस और नम निक्षेपण वर्षा एवं हिमपात। अम्लीय वर्षा का कारण देख सकते हैं कि यहाँ पर SO2 और NO2 ऊपर जा रहा है, देख रहे हैं कारखाना से कौन कौन जा रहा है? तो SO2 और NO2, इससे SO2 से क्या बन रहा है? तो H2SO4 बन रहा है और NO2 से क्या बन रहा है? HNO3 बन रहा है। तो यहाँ पर हमने इसके बारे में भी पढ़ लिया। SO2 से जो है सल्फर डाइऑक्साइड और Na2 जो है NO2 से क्या बन रहा है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड के प्रभाव यहाँ पर बहुत देखने को मिलते हैं और इससे अम्ल वर्षा होती है। इससे मनुष्य को क्या होता है? तो मनुष्य के शरीर, फसल, वनस्पति, फल, मछलियाँ पर भी बुरा असर पड़ता है और इस सभी चीज़ों के उपयोग में लोगों में जानलेवा बीमारियां उत्पन्न होती है। अम्लीय वर्षा से वृक्ष के पत्ते क्या होते हैं? मृत प्राय हो जाते हैं, नए पत्ते नहीं के बराबर निकलते हैं। ये देख सकते हैं कि अम्ल वर्षा हुआ है और सभी के सभी वन वीरान हो गए हैं, सूख गए हैं। दूसरा देखेंगे रासायनिक युद्ध सामग्री के उपयोग से उत्पन्न आपदा। ये देख सकते हैं, ये है रासायनिक युद्ध आपदा का प्रतीक। ये कैलिफोर्निया में जो है ये प्रतीक बनाए गए थे विश्वविद्यालय के द्वारा 1946 में। अगला है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है के समय द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही रासायनिक आयुधों का प्रयोग होता रहा। जर्मनी द्वारा लाखों यहूदियों की हत्या सिर्फ गैस घर में कर दी गई। इराक पर संयुक्त राज्य अमेरिका के हमले का एक प्रमुख कारण यह बताया गया कि इराक द्वारा रासायनिक आयुधों का बड़े पैमाने पर संग्रह किया गया है। रासायनिक आयुध के अंतर्गत विभिन्न जहरीले गैसों के प्रयोग के साथ साथ विस्फोटक पदार्थों में भी ऐसे गैस सन्निहित होते हैं जिसके प्रभाव से त्वचा में जलन और क्रमशः गलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। श्वसन द्वारा आंतरिक प्रभाव से घुटन, बेहोशी और मृत्यु की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगला देखिएगा तीसरा, रासायनिक औद्योगिक इकाइयों में रिसाव और कचरे से उत्पन्न आपदा। ये देख सकते हैं कैसे राहत किया जा रहा है, राहत के प्रयास हो रहे हैं। लिखा गया है कि रासायनिक औद्योगिक इकाइयों में रिसाव भी बड़ी आपदा का रूप ले लेता है। भोपाल गैस त्रासदी इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। भोपाल रासायनिक गैस रिसाव आपदा 2 से 3 दिसंबर 1984 की घटी, जो औद्योगिक जगत की सबसे बड़ी आपदा है। भोपाल गैस जो है रासायनिक गैस त्रासदी कब हुआ? दिसंबर 1984 में, 2 से 3 दिसंबर 1984। याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अंतर्गत क्या निकला? तो हाइड्रोजन साइनाइड तथा अन्य अभिक्रियाएं उत्पादों सहित 45 टन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, 45 टन मिथाइल आइसोसाइनाइट नामक अत्यंत जहरीले गैस यूनियन कार्बाइड में कीटनाशक कारखानों से लगभग मध्य रात्रि में रिसकर हवा के साथ आसपास के क्षेत्रों में बह गई। कौन गैस था? मिथाइल आइसोसाइनाइट। याद रखिएगा, एक बार नहीं बहुत बार क्वेश्चन 1984 पूछता है और 2 से 3 दिसंबर, याद दिसंबर 1984। और याद रखिएगा कौन सा गैस निकला था? तो इससे निकला था मिथाइल आइसोसाइनाइट। और यह जो है अभिक्रिया जो किया था, इसके अंतर्गत हाइड्रोजन साइनाइड तथा अन्य अभिक्रिया उत्पादों सहित बहुत सारे हाइड्रोजन साइनाइड भी निकला और अन्य भी निकले। सबसे ज़्यादा जो है 45 टन निकला मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे कि इससे क्या हुआ। इससे तत्काल करीब 2000 लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन 10,000 से भी अधिक लोग थे वो अपंग हो गए। इसके प्रभाव से मरने वालों की संख्या 1989 तक वृद्धि होती रही। वर्तमान में मृतकों की संख्या 16,000 तथा घायलों की संख्या 50,000 पहुंच गई है।
अपंग लोगों को श्वसन की समस्या, अक्सर बुखार आना, लगातार कफ होना, मानसिक अपंगता, डिप्रेशन जैसी बीमारियां सामान्य रूप से हो गई है। इसी प्रकार तमिलनाडु के जो हैं तूतीकोरिन में 5 जुलाई 1997 को तावा गलाने के कारखाने में गैस रिसाव से कार्य करने वाले 90 लड़कियां प्रभावित हुईं। उन्हें उल्टी होना, छाती में जलन तथा निमोनिया जैसी बीमारियां उत्पन्न हुई। इसी प्रकार से अधिकतर पटाखे फैक्ट्री तथा विस्फोटक पदार्थों के कारखाने में कार्य करने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर लगातार प्रतिकूल असर पड़ता है। अब इसका हम प्रबंधन कैसे करेंगे? प्रबंधन देखेंगे तो रासायनिक आपदा से बचने के लिए तात्कालिक तौर पर जो है तात्कालिक और दीर्घसूत्री दोनों प्रकार के प्रबंधन आवश्यक हैं। तात्कालिक प्रबंधन में सभी रासायनिक उत्पाद कारखानों के प्रांगण में पर्याप्त मात्रा में जल तथा अग्निशामकों की आवश्यकता है। पुनः वायु मापन यंत्र को लगाकर रखना भी आवश्यक है। गैस रिसाव की स्थिति में वहां मौजूद लोगों को स्पष्ट दिशा निर्देश देने की जरूरत है कि वे वायु के उल्टा दिशा में जाएं। क्या करें? वायु के उल्टा दिशा में चलें। सीधा चलिएगा तो उसी के साथ ले डूबेगा, उल्टा दिशा में जाइए। जैसे वो चल रहा है तो उधर नहीं जाना है, उल्टा चलिए। तो भोपाल में इस प्रकार की सूचना न रहने के कारण ही इतने लोगों की मृत्यु हुई। रासायनिक कारखानों में कार्य करने वाले लोगों को मास्क और ग्लव्स, विशिष्ट डिजाइन के ट्राउजर और जूते की सुविधा भी अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए। एक निश्चित अंतराल पर सभी लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण भी आवश्यक है। रासायनिक उद्योगों की स्थापना सघन वसे क्षेत्रों से दूर होनी चाहिए। इसके लिए वैसे तकनीक का भी सतत उपयोग किया जाना चाहिए जो रिसाव और दुर्घटना को कम कर सके। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि रासायनिक आयुध के उत्पादन पर न सिर्फ प्रतिबंध की जरूरत है बल्कि इन आयुधों को रखने वाले देशों और उत्पादन करने वाले देशों को मिलकर ऐसी नीति बनाने की जरूरत है जो इसके प्रयोग की संभावनाओं को न्यून कर सके। वस्तुतः रासायनिक आयुधों को रासायनिक अस्त्रों के विशेषज्ञ जी हैरीजेल ने आतंक और भारी विनाश का अस्त्र कहा है। वेपन्स ऑफ टेरर एंड मास डिस्ट्रक्शन। तो ये किनके द्वारा कहा गया? जी हैरीजेल के द्वारा। और इन्होंने कहा, और इसके बाद अतः इसके उत्पाद और उपयोग पर विश्वव्यापी रोक ही इस आपदा से मानव जाति को बचा सकता है। रासायनिक खाद कीटनाशक से उत्पन्न छिपी हुई आपदाओं से बचने के लिए एक दीर्घकालीन सतत कृषि विकास की नीति बनाने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ये आपको याद रखना है, इसकी योजना है बनाने की। अगला है कि रासायनिक खाद के बदले जैविक उर्वरक के उपयोग की जरूरत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा वर्तमान समय में भारत के 80% कीटनाशक को अत्यधिक जहरीला एवं मानवीय स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला बताया गया है। कीटनाशक के उपयोग के वृद्धि का संबंध नए संकर बीजों के उपयोग में वृद्धि से है। इस बीजों के उपयोग में भारी वृद्धि हुई है, किंतु ये उत्पादित पदार्थ मानवीय स्वास्थ्य के लिए चुनौती बनती जा रही है। अतः परंपरागत बीजों के संरक्षण और संवर्धन की भी आवश्यकता है। प्रोफेसर जो है स्वामीनाथन, इनको कहा गया है हरित क्रांति का पिता। स्वामीनाथन के अनुसार ये प्रक्रिया हरित क्रांति को सतत हरित क्रांति में बदल सकता है। हरित क्रांति को सतत हरित क्रांति में बदल सकता है। कन्वर्जन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इनटू ग्रीन रेवोल्यूशन। देखिए स्वामीनाथन के अनुसार जो है आपकी बातों, ये मतलब इनकी बातों को याद रखनी है। क्या कहा है कि ये प्रक्रिया हरित क्रांति को सतत हरित क्रांति में बदल सकता है। ठीक,
कन्वर्जन ऑफ ग्रीन जो है कन्वर्जन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इनटू ईहर ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत बार जो है ये पॉइंट ही उठाकर पूछा भी गया है। आगे चलेंगे, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अम्ल की मात्रा में लगातार क्या हो रही है, वृद्धि। लगातार हो रही वृद्धि न सिर्फ निम्न वायुमंडल के लिए वरन संपूर्ण जीव मंडल पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है। इन विनाशकारी गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना उपलब्ध तकनीकी के लिए गंभीर चुनौती है। अतः इन गैसों को छोड़ने वाले औद्योगिक उत्पादों के लिए आवश्यक है कि ऐसे जो है तकनीक का प्रयोग करें जिससे विषैली गैसों का न्यूनतम उत्सर्जन हो। नई तकनीक आधारित जनरेटर इसका सुंदर उदाहरण है। आगे है कि वर्तमान समय में किसी आपदा के प्रबंधन की पहली अनिवार्यता यह है कि प्रभावित क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोग इन्हें सुरक्षित स्थान, स्वच्छ जल और अनौपचारिक तथा आकस्मिक चिकित्सा उपलब्ध कराएं। इसके बाद घायल और मूर्छित लोगों को निकटतम अस्पताल पहुंचाएं। वे स्वयं भी मास्क और अन्य आवश्यक वस्त्र धारण करें। इस प्रकार की तत्परता के लिए आसपास के क्षेत्रों में स्वयंसेवी संगठनों द्वारा लोगों के बीच प्रशिक्षण और परामर्श जो है करने के लिए की सुविधा दी जानी चाहिए। ऊपर वर्णित प्रक्रियाओं के द्वारा रासायनिक आपदा प्रबंधन का कार्य अनुकूलतम स्तर पर तक किया जा सकता है। और ऊपर में जो है आप देखेंगे काउंसलिंग, ये काउंसलिंग सुविधा है, मतलब काउंसलिंग कराना है और ऑप्टिमम लेवल है। तो ये आपको हो गया पूरा समाप्त, और कुछ है तो नहीं है। अब जो है सिर्फ क्वेश्चन बनाना है, 3 क्वेश्चन कि भोपाल में रासायनिक गैस कब, तो 1984 में। और तूतीकोरिन में जो है 1997 में गैस रिसाव के कारण बीमारी उत्पन्न हुई। तो यहाँ पर उल्टी होना, छाती में जलन होना। अम्लीय वर्षा का शाब्दिक प्रभाव कहाँ पड़ा, तो अम्लीय वर्षा का शाब्दिक प्रभाव जो है पड़ा कहाँ, दामोदर घाटी के क्षेत्रों में। ये हो गया आंसर आपका समाप्त। चलिए अब हम जो है देखिएगा, अब जैविक आपदा जो है बायोलॉजिकल डिजास्टर के बारे में हम पढ़ेंगे कि जैविक आपदा का मूल कारण वे जीव मतलब ऑर्गेनिज्म तथा जीवों से प्राप्त पदार्थ हैं जिनका उपयोग या संपर्क मानव जीवन के लिए आपदा या त्रासदी का रूप ले सकता है। और इसके अंतर्गत वे जैविक पदार्थ भी आते हैं जिससे मवेशियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक आपदा प्रतीक का विकसित की गई है। ये देख सकते हैं, ये जैविक आपदा का प्रतीक है। और संयुक्त राज्य अमेरिका की रुग्णता नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र मतलब सेंट्रल ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की बात की गई है। तो यहाँ पर हमने ये बातें पढ़ ली हैं। चलिए आगे देखेंगे कि जैविक आपदा के 4 वर्गों में यहाँ पर विभाजित किया गया। 4 वर्ग कौन कौन से हैं, पहला देखिएगा। पहला लिखा गया कि प्रथम वर्ग में उन बीमारियों को रखा गया है जिसका कारण सूक्ष्म जीवाणु और वायरस होता है। ये वे जीवाणु और वायरस होते हैं जो चिकन पॉक्स, कैनिन हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां उत्पन्न करते हैं। ये वो बीमारी हैं जो अति विनाशकारी नहीं है। इससे तात्कालिक बचाव के लिए कुछ सामान्य नियमों का पालन करना आवश्यक है, जैसे कि ग्लव्स, मास्क जैसे सामानों का सतत प्रयोग करना। प्रदूषित पदार्थों के उपयोग से भी जैविक आपदा उत्पन्न होती है। अगला है कि जब जैविक आपदा के अंतर्गत वैसी बीमारियां को रखा जाता है जिनकी उत्पत्ति का कारण सूक्ष्म जीवाणु और वायरस है। इस वर्ग से उत्पन्न बीमारियों में हेपेटाइटिस ए, बी और सी, इन्फ्लुएंजा, लाइम डिजीज, मीजिल्स और चिकन पॉक्स और एड्स जैसी बीमारियां संभव हैं।
ऐसी बीमारियों से बचने के लिए समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक है। वायरस के प्रभाव से बचने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अनुशंसित स्वच्छ भोज्य पदार्थ और गर्म जल का प्रयोग आवश्यक है। ये डेंगू मच्छर को देख रहे हैं ना। तीसरा है आपका कि जैविक आपदा के तीसरे वर्ग में वैसे सूक्ष्म जीवाणु और वायरस को रखा गया है जो मानव समूह के लिए विनाशकारी आपदा ला सकता है। इसके अंतर्गत एंथ्रेक्स, पश्चिमी नील वायरस, वेनेजुएलिया एन्सेफलाइटिस, स्मॉल पॉक्स और ट्यूबरोक्लोसिस वायरस, रिफ्ट वैली बुखार, येलो बुखार तथा मलेरिया, हैजा, डायरिया प्रमुख हैं। कालाजार बीमारी की आपदा मुख्यतः बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। यह बीमारी बालू मक्खी सैंड फ्लाई द्वारा संक्रमण से उत्पन्न होती है। इससे अनियमित बुखार, फलिहा तथा लीवर के आकार में वृद्धि हो जाती है। भारत में 1992 ईस्वी में इस संक्रमण से 77,000 और 1995 ईस्वी में 2,56,000 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। इसी वर्ग के अंतर्गत इन बीमारियों को उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवाणु और वायरस अत्यंत ही खतरनाक होते हैं। अधिकतर गरीब देशों में यह बीमारियां जैविक आपदा का रूप ले लेती है। अब आगे है चौथा कि चौथे स्तर के जैविक आपदा के अंतर्गत अति विनाशकारी वायरस को रखा गया है। इसमें आने वाली वायरस बोलिवियन तथा अर्जेंटीनियन बुखार तथा बर्ड फ्लू, एड्स, HIV, डेंगू बुखार, मालवर बुखार, एबोला बुखार इत्यादि प्रमुख हैं। दिल्ली महानगरीय क्षेत्र में 1996 ईस्वी में 423 लोग डेंगू से मरे। यह सर्वाधिक जोखिम भरा आपदा है और डेंगू का चित्र हमने देखा भी है। 1974 से 2002 के बीच डेंगू से पीड़ित लोगों तथा इससे हुई मृत्युओं को एक आलेख में दिखाया गया है। देखिए यह एड्स की उत्पत्ति HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस से होती है। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस से होती है। भारत में इसका पता कब लगा तो 1986 ईस्वी में HIV का पता 1986 में लगता है। यद्यपि इससे आकस्मिक त्रासदी नहीं होती, लेकिन यह पारिवारिक स्तर पर जानलेवा आपदा है। यह वायरस का फैलाव वंशानुगत तथा दूषित खून को चढ़ाने तथा माता के द्वारा उसके बच्चों को एड्स हो सकता है। ये कारण पूछ लेता है आपसे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कैसे ग्राफ बढ़ा है। ग्राफ सबसे ऊपर देख रहे हैं, ये ग्राफ है। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ तक 19 तक आया है। मृत्यु दर यहाँ पर लाख में मृत्यु प्रति 10 लाख डेंगू पीड़ित लोगों की है। और यहाँ पर जो दिख रहा है ये ग्राफ प्रति 10 लाख लोगों पर डेंगू प्रभावित लोगों का प्रतिशत यहाँ पर संख्या दिखाया गया है। तो ग्राफ देख सकते हैं ऊपर में 83 और 98 के बीच में कितना बढ़ा है, उसके बाद 93 के बीच में, और उसके बाद धीरे धीरे 2000 में घटा, फिर थोड़ा बढ़ा है। अगला है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार भारत में करीब 25 लाख व्यक्ति इस संक्रमण से ग्रसित थे। इस जानलेवा संक्रमण से प्रभावकारी बचाव की मेडिकल सुविधा अभी विकसित नहीं हो पाई है। सूक्ष्म जीवाणु और वायरस मूलतः विविध प्रकार के संक्रमण रोगों को उत्पन्न करता है, जो महामारी का खौफनाक रूप ले लेता है। संक्रमण बीमारियां तेजी से अपने क्षेत्र में फैलती भी हैं और इन आपदाओं के तत्काल प्रबंधन की जरूरत है।
अतः निम्नलिखित कार्य आवश्यक हैं। क्या क्या हैं? तो यथासंभव गर्म जल और स्वच्छ तथा ताज़ा भोजन का उपयोग, गंदे पानी को एक जगह नहीं रखना जिससे डेंगू के लार्वा उत्पन्न हो सके, जगह जो है आसपास के क्षेत्रों में लगातार सफाई एवं छिड़काव, समय समय पर खून जांच कराना, स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा लोगों को प्रशिक्षण एवं परामर्श देना और डीडीटी आदि का छिड़काव करना और सार्वजनिक शौचालय केंद्रों को स्वच्छ रखना, विद्यालय में विद्यार्थियों को इस संदर्भ में आवश्यक जानकारी देना और नम्मा है स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना। और आगे है कि जैविक अस्त्र से उत्पन्न आपदा। तो नवीन युद्ध तकनीकी के अंतर्गत जैविक अस्त्रों को भी सम्मिलित किया गया है। इसे भारी विनाश का अस्त्र कहते हैं, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। यहाँ पर देखेंगे अब जैविक अस्त्र से उत्पन्न आपदा। तो नवीन युद्ध तकनीक के अंतर्गत जैविक अस्त्रों को भी सम्मिलित किया गया है। इसे भारी विनाश का अस्त्र कहते हैं, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहा गया है। और जैविक अस्त्रों की तकनीक का विकास जापानियों द्वारा किया गया। जैविक अस्त्र का किसके द्वारा? जापान के द्वारा। किंतु जैविक अस्त्रों का वास्तविक प्रयोग 2001 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमले के बाद प्रारंभ हुआ। एथेक्स नाम के जीवाणु को अमेरिका के महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्रों में डाक सेवा के द्वारा अथवा अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पहुंचाया जाने लगा। अमेरिका प्रशासन द्वारा इराक पर हमले का एक प्रमुख कारण यह अवधारणा थी कि इराक द्वारा जैविक हथियारों का संग्रह किया गया। यह जो है वह सूक्ष्म जीवाणु है जो श्वसन क्रिया के द्वारा शरीर के अंदर जहर उत्पन्न करता है और एक त्रासदी को जन्म देते हैं। इसे गंदा बम मतलब डर्टी बम भी कहा गया। एथेक्स के अलावे और भी कई जीवाणु जैविक अस्त्रों के अंतर्गत उपयोग में लाए जाते हैं और अन्य जीवाणुओं की रुग्णता लाने वाला जीवाणु जो है डिजिट ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। डिजिट ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और इस युद्ध के खतरे से बचने के लिए तथा आम लोगों में जैविक अस्त्र की अवधारणा विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक को भी विकसित किया गया है। यह प्रतीक 4 छल्ले से बना हुआ है जो इस बात का प्रतीक है कि मिलजुल कर इस आपदा के विरुद्ध काम करने से जैविक आपदा का समाधान होता है। अब है अगला पॉइंट है जैविक आपदा से बचाव के उपाय। तो जैविक आपदा से बचाव के लिए आपदा जोखिम प्रबंधन की ज़रूरत है और इसके अंतर्गत गर्म जल का पीना, स्वच्छ भोजन ग्रहण करना, छिड़काव और प्रशासनिक प्रतिबद्धता आवश्यक है। अनजान व्यक्ति द्वारा दिए गए किसी प्रकार के डिब्बे को हाथ लगाने न छूने की ज़रूरत नहीं है और इसमें एंथ्रेक्स का संभावना हो सकती है। इससे बचाव के लिए ग्लव्स का प्रयोग भी की जानी चाहिए और डॉग स्क्वाड की मदद से जैविक अस्त्रों के जगह की पहचान भी की जा सकती है। पुनः ऐसे सख्त कानून की भी ज़रूरत है जो जैविक अस्त्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा सके। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास सीमा मतलब आवश्यक। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन अब आपका है कि डेंगू बीमारी का कारण क्या है? तो एक बर्तन में जो है अधिक समय तक पानी जमा नहीं रहने दें। मतलब कहीं भी अगर है बर्तन हो या जगह हो वहाँ पर पानी आप नहीं जमा रहने दें। दूसरा एथिक्स क्या है? तो अति सूक्ष्म जीव है जो कि आपके सांसों के द्वारा जाता है और सांस को प्रभावित करता है और बीमारी होती है और मरते हैं। आगे देखेंगे भारत में एड्स के से लगभग कितने लोग प्रभावित हैं? तो 25 लाख। ठीक है, तो चलिए ये आंकड़ा अभी भी कितना है? बहुत ज़्यादा। तो चलिए ये आपका समाप्त हो गया। टोटल जो ये चैप्टर है समाप्त हो गया। मिलते हैं अगले चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।